तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपने पाठ्य पुस्तक, नोटबुक और पेन लेके हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। हम अध्ययन कर रहे थे कौन सी पुस्तिका का? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके भाग 1 में हमने इसके परिचय के बारे में जाना। भाग 2 में हम देखेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन के कौन कौन से वो साधन है जो हमारे पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है उसकी जानकारी, उसकी सूचनाएं, उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की, भूगर्भ की जानकारी देने वाले साधन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं बच्चों, भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है? 6370 किलोमीटर। यानी ये त्रिज्या क्या होती है बच्चों? क्या आप देखते हो कि सर इसमें तो भूगोल में तो गणित का काम भी काफ़ी है, तो इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बात, यानी ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के यहाँ से आप केंद्र तक जाओगे तो ये दूरी है आपकी 6370 किलोमीटर। तो इसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ द अर्थ। बच्चों इसको लेके आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको पुस्तिका में 6371 किलोमीटर मिलेगा, कहीं आपको 6370 किलोमीटर मिलेगा। मगर आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगा रखी है उसमें दे रखा है आपके 6370 किलोमीटर। यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ ये जो क्रस्ट भाग है यानी ऊपरी भाग क्रस्ट है, इस क्रस्ट में यहाँ से लेके और यहाँ कोर तक चलते हैं तो इसकी दूरी है 6371 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर या इसको हमने क्रस्ट भूपट्टी, इसको हमने मेंटल और इसको हमने आउटर कोर और इसको हमने इनर कोर के बारे में विभाजन किया। यहाँ पे ये आपका लिथोस्फीयर स्थलमंडल, फिर आपका यहाँ पे एस्टोनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, फिर ये आपका मेंटल यहाँ 2900 किलोमीटर तक, फिर 2900 से लेके 6371 तक कोर भाग। कोर को फिर हमने दो भागों में, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर है वो रिजिड है यानी ठोस है, सॉलिड है। इस प्रकार से हम ऊपरी भाग से लेके क्रस्ट यानी भूपर पट्टी से लेके नीचे तक, जहाँ तक रेडियस कितनी है 6370 किलोमीटर तक, हमने इसको क्रस्ट मेंटल कोर भागों में वर्गीकृत किया। अब देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। कोई है ऐसा आप में से महानुभाव जो 6371 किलोमीटर तक नीचे गोता लगा सकता है, जा सकता है? नॉट पॉसिबल। ये क्या है? इम्पॉसिबल है, कोई नहीं जा सकता। वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना लेके आ सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में थोड़ा डिस्कस भी किया था कि जो क्रस्ट है इसमें सियाल की अधिकता है, मेंटल है इसमें सीमा की अधिकता है, और हमारा जो ये कोर है इसके अंदर निफे की अधिकता है। यानी इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें निकल प्लस फेरियम पाया जाता है। ये कैसे अनुमान लगाया? हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? अनुसंधान किए, रिसर्च किए और वो हमारे को बताने में सक्षम हो गए कि भूगर्भ की जानकारी दी हमको कि इसकी संरचना कैसी है और वहाँ पे कैसे कैसे पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। यानी अंदर आपने कल देखा कि ज्वालामुखी का क्या होता है? इरप्शन होता है, उद्गार होता है। तो उस उद्गार के साथ लावा, मैग्मा, कंकड़, पत्थर, राख, धूल के कण वो साथ आते हैं। जब वो उन साथ आते हैं तो उनका लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है कि इसके अंदर जो गहराई के अंदर से निकल के आए हैं तो ये किन खनिज तत्वों से बने हुए हैं। इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परमाणु के आधार पे भूगर्भ की जानकारी जुटाने में सक्षम होते हैं।
स्रोत देखो, भूगर्भ की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है, यानी सोर्स कौन कौन से हैं जो हमें जानकारी देते हैं। बच्चों अपनी नोटबुक में क्या कर लो, नोट कर लो। आपके एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम नहीं बना हुआ है, इसलिए आप क्या करो, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो। देखो, पहला है अप्राकृतिक साधन या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट बोलते हैं। फिर है प्राकृतिक साधन जिसको प्राकृतिक या प्रत्यक्ष बोलते हैं। फिर है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। इसको 1 नंबर दे लो, इसको 2 नंबर दे दो और इसको 3 नंबर दे दो। यानी भूगर्भ की जानकारी देने वाले स्रोत या साधन या सोर्स कौन कौन से हैं, तो पहला लिखो आप अप्रत्यक्ष, दूसरा लिखो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य एविडेंस, और थर्ड लिखो प्राकृतिक या प्रत्यक्ष डायरेक्ट। यानी अप्राकृतिक में क्या क्या पढ़ोगे आप, घनत्व पढ़ोगे, डेंसिटी पढ़ोगे, दबाव पढ़ोगे, प्रेशर पढ़ोगे, और क्या तापमान या तापक्रम टेम्परेचर के बारे में जानोगे। फिर इसमें देखोगे प्राकृतिक के अंदर ज्वालामुखी के बारे में, कि जो ज्वालामुखी से जो उद्गार होता है वो किस प्रकार से होता है, और उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर धूल या राख के कण आते हैं वो किन खनिजों की अधिकता होती है, किसमें, प्राकृतिक साधनों के अंदर। बच्चों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने इस डायग्राम में क्या नहीं लिखा, भूकंप शब्द नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, भूकंप नहीं लिखा। क्या आप कहोगे सर ये भूकंप है, वो प्रत्येक साधनों में आएगा या अप्रत्यक्ष साधनों में आएगा। तो आपकी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर भूकंप को किस में दे रखा है, अप्रत्यक्ष साधन में दे रखा है। मगर कई पुस्तकें जैसे भौतिक भूगोल, सविंदर सिंह की, बरनवाल की पुस्तक, एस.के. ओझा की पुस्तक, उनमें भूकंप को किस में दे रखा है, प्राकृतिक साधनों में दे रखा है। मगर आपके जो पाठ्यक्रम में पुस्तक चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें आपको भूकंप किसके बारे में, किस में दे रखा है, अप्राकृतिक साधनों में दे रखा है। ये आप ध्यान रखना। तो ये है आपके प्राकृतिक अप्राकृतिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। इसको आप यहाँ पे लिख लो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, यहाँ लिख लो आप प्रत्यक्ष, डायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष सोर्स देखते हैं पहले। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, खनन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है। किन से, जब हम माइनिंग करते हैं तो हम देखते हैं उन चट्टानों में कौन से खनिजों की अधिकता है और उनके अंदर गहराई पे जाने पे किस प्रकार की हमारी भूगर्भ मिलती है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे मिलती है। तो इनसे भी हम क्या करते हैं, जानकारी कलेक्ट करते हैं। यानी ये इन चट्टानी क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, खनन क्रिया कर रहे हैं। उस खनन क्रिया से हमें पता चलता है जब हम अंदर खुदाई करते हैं 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक, कि किस प्रकार की पृथ्वी की संरचना है। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। यानी ये आपकी जो दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खानें, ये आपकी 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है, ज़्यादा गहरी नहीं है। कितनी है, 3 से 4 किलोमीटर तक ही। और हमने रेडियस कितना पढ़ा था, 6370 किलोमीटर तक। और ये कितनी गहरी है, सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर। तो अंदर तक पूछना नामुमकिन है। इसलिए हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा ही भूगर्भ की जानकारी जुटाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की सोने की खान 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर क्या हो जाता है, तापमान अधिक हो जाता है। जब तापमान अधिक हो जाएगा तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तापमान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपट्टी क्रस्ट में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। यानी इस क्रस्ट से लेके इस कोर तक क्या कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, इनकी जानकारी जुटा रहे हैं। बीच में क्या आ गया था, मेंटल। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। ये गहरे समुद्र में परिवेधन परियोजना व समन्वित महासागरीय परिवेधन परियोजना है।
यानी खूब सारे वैज्ञानिक पूरे विश्व के समुद्र के अंदर खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र में क्या मिलते हैं? रिसोर्स मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, और उन संसाधनों को परिवेदन, ड्रिल, माइनिंग करके, खुदाई करके उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कि यानी जो हमारा आर्कटिक महासागर है, वहाँ पे एक जगह है कोला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई तक हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, वहाँ से रिसोर्स कलेक्ट कर रहे हैं। देखो आज तक सबसे गहरा परिवेदन, ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक की गहराई तक किया गया है। कितने किलोमीटर की गहराई तक? 12 किलोमीटर की गहराई तक। यानी ये आर्कटिक क्षेत्र है। इस आर्कटिक में यहाँ देखो ये कितने किलोमीटर गहरा? 12 किलोमीटर तक इसका क्या है? रेड होल माइनिंग किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। कि जैसे हम 12 किलोमीटर गहराई तक इसको खोदेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? यहाँ से हमें खनिज तत्व मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे। उन पदार्थों के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं, उन पे लेबोरेटरी में हम उन पे परीक्षण करके कि यहाँ पे किन किन खनिज तत्वों की प्रधानता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसा है, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। अभी देखा ना आपने, किसका? ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष में आया था, या इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पे आता है, तो ये प्रयोगशाला अन्वेषण या जांच के लिए उपलब्ध होता है। जैसे ही यहाँ से ये देखो क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका लावा बाहर निकल रहा है। यानी नीचे आपने जो ये पृथ्वी की क्या देखी थी? परतें देखी थी। 3 कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये क्रिस्ट, ये मेंटल भाग और ये कोर भाग। इस मेंटल में है एस्टोनोस्फीयर, जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल में तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि ये पिघली हुई अवस्था में मिलता है, और यहाँ पे लावा गतिमान रहता है। और यह लावा यहाँ से जब प्लेटों की गति होती है, अभिसारी और अपसारी, उनको तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है, और उससे क्या होता है? उससे ज्वालामुखी उद्गार होता है। जब ये ज्वालामुखी उद्गार होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो इसके साथ क्या आते हैं? इसके साथ ज्वालामुखी धूल आती है, राख आती है, कंकड़ पत्थर आते हैं, खनिज तत्व आते हैं, और ये पूरा का पूरा लावा बाहर निकलता है। जब ये बाहर धरातल पे आ जाता है, तो यहाँ पे इनका जमा हो जाता है, पर्वत बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं, और यहाँ से नमूने इकट्ठे करके क्या ले जाते हैं? प्रयोगशाला के अंदर, और वहाँ इनका क्या करते हैं? खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकला है, मगर हम ये मालूम नहीं कर पाते कि ये जो मैग्मा आ रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, यानी इसकी गहराई कितनी किलोमीटर होगी? कितनी गहराई से ये बाहर की ओर क्या हो रहा है? उद्गारित हो रहा है। इसका मालूम करना असंभव है। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्स, अप्राकृतिक साधन। लिख लो इसको, या तो इसको क्या कहते हैं? अप्राकृतिक साधन भी कहते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इनडायरेक्ट रिसोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। अप्रत्यक्ष स्रोत पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया, अभी देखिए हमने पिछले प्रत्यक्ष में, खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में भी वृद्धि होती है। हमने माइनिंग देखा, कौन कौन सी? एक तो
अफ्रीका की सोने की खानों में और दूसरा आर्कटिक महासागर के कोला ड्रिल। उनमें जैसे ही हम माइनिंग करेंगे, अंदर जाएंगे, तो अंदर जाते हैं तो हमारे तापमान की भी बढ़ोतरी होगी और यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो दबाव की भी बढ़ोतरी होगी। यानी ऊपरी क्रस्ट यानी इस क्रस्ट भूभाग से, भूपर्पट्टी से हम नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान और दबाव दोनों का क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तो कितनी चीज़ें बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है और घनत्व बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर तापमान, घनत्व और दबाव की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी डायग्राम में देखा था अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या देखा था, तापमान, घनत्व और दबाव। तापमान, दबाव और घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव, घनत्व के मान को अनुमानित किया गया है। वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि कितनी गहराई पे कितना तापमान होगा, कितना दबाव होगा, कितना घनत्व होगा। यानी वैज्ञानिकों ने क्या निकाले हैं, रिसर्च करके कंक्लूजन निकाले हैं, निष्कर्ष निकाले हैं कि भाई ये हम क्रस्ट से लेके जब कोर तक जाएंगे तो उसके घनत्व में, दर में परिवर्तन किस प्रकार से होगा और कितना होगा, तापमान कितना बढ़ेगा, दबाव कितना बढ़ेगा। पहला देखते हैं घनत्व, डेंसिटी। 1878 में पॉइंटिंग नामक विद्वान ने पृथ्वी का औसत घनत्व 5.47 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना बताया, 5.47 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया। किसने, पॉइंटिंग ने। कब, 1778 में। बच्चों नोट कर लो अपनी नोटबुक में। सैटेलाइट की सहायता से, उपग्रह की सहायता से 1950 में पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया। ये कैसे पता चला, उपग्रहों की सहायता से पता चला। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर सर्वप्रथम कैवेंडिश महोदय ने नामक विद्वान ने 1798 में औसत घनत्व नापने का प्रयास किया। पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया। यानी क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है और पृथ्वी का औसत घनत्व है, उन दोनों को औसत आकलन के आधार पर किसने, कैवेंडिश ने। किसके आधार पे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पे। कब, 1798 के अंदर। यहाँ पे देखो एक डायग्राम, यानी यहाँ क्या दिखा रखा है आपको, ये क्रस्ट भाग है, इस क्रस्ट ये मेंटल है आपका और ये कोर है। यानी गहराई देखो, ये 1000 मीटर, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। यानी ये क्रस्ट की जीरो से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितना पढ़ा था, 6370 या 71 किलोमीटर पढ़ा था। यानी हमने देखा कि यहाँ पे जीरो क्रस्ट यानी ऊपरी परत, क्रस्ट से लेके यहाँ तक कोर तक 6370 किलोमीटर। और इधर है क्या है, डेंसिटी है, देखो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्रस्ट पे थे कितना है, यहाँ है, फिर यहाँ पे गए, यहाँ ऊपर हो गया, फिर यहाँ देखो, फिर आप ऊपर आए, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए। जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे तो तुम्हारा जो घनत्व है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व, वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से यानी आप क्रस्ट से लेके कोर तक जाओगे तो घनत्व बढ़ेगा। पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। यानी जो हमारी जो पृथ्वी है, यानी ये क्रस्ट भाग है, इस क्रस्ट से लेके ये कोर तक, यानी इस क्रस्ट भाग का जो डेंसिटी है वो कोर भाग का डेंसिटी से कम होगा। यानी यहाँ पे घनत्व अधिक होगा इस जगह और यहाँ पे घनत्व कम होगा।
पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.63 से 3.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच है। यानी इस ऊपरी परत का घनत्व कितना है? 2.67 से 33। केंद्र का घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लगाया गया। यहाँ पे आपको आउटर कोर और इनर कोर दोनों का घनत्व बताया गया। आउटर कोर का 9.9 से 12.2 और इनर कोर का 12.8 से 13.1 बताया गया है। मगर यदि दोनों का देखा जाए केंद्र का औसत घनत्व तो कितना है? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब अगले पे चर्चा करते हैं दबाव के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप घनत्व में वृद्धि होती है। दाब में यह वृद्धि बाहरी परतों के कारण माना जाता है। इसके कारण पृथ्वी के केंद्र में घनत्व लगभग 11 या 12 प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के भीतरी भाग में स्थित पदार्थ भारी है, जिसके कारण केंद्र पे दाब अधिक होता है। इसी कारण वहाँ पे घनत्व भी अधिक पाया जाता है। यानी जो निकिल और फेरम, निकिल या लोहा जो कोर के अंदर पाया जाता है, उन्हीं के कारण वहाँ पे घनत्व अधिक होता है। यानी यह है क्रस्ट भाग, ये मेंटल भाग, ये लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, यानी और ये आपकी डेप्थ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। और ये आपका क्या है? ये आपका दबाव है। यानी यहाँ जाओगे तो 0 दबाव, इसके यहाँ 50, यहाँ 100। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे आप गहराई पे जाओगे दबाव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कि आप जैसे ही क्रस्ट से लेके कोर के अंदर भागते जाओगे तो दबाव की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। अगला है तापमान, टेम्परेचर। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों पे जाने पे रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के कारण सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। कितनी गहराई पे? यानी आप ऊपर से 32 मीटर गहराई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी क्रस्ट के ऊपर से आप 32 मीटर की खुदाई करोगे और उस भाग में जाओगे तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बढ़ोतरी मिलेगी। इससे आधार माने तो 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाएगा तथा 40 किलोमीटर की गहराई पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये आपका क्या है? क्रस्ट, ये आपका क्या है? मेंटल, और ये क्या है आपका? कोर भाग। क्रस्ट, मेंटल और कोर। यानी इस क्रस्ट भाग का तापमान कितना दिखा रखा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे आप मेंटल में आओगे बढ़ के कितना हो गया? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यानी क्रस्ट भाग की 0 से 30 के लगभग, और फिर आप देखते हो तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल आ जाता है, और 2900 से 6371 किलोमीटर तक आपका क्या आ जाता है? कोर भाग आ जाता है। फिर आप आगे चलोगे, यहाँ पे बढ़कर तापमान कितना हो गया? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप आगे चलोगे तो वहाँ बढ़ के कितना हो गया? 4300 डिग्री सेंटीग्रेड इनर कोर के अंदर। तो इस प्रकार से आप क्रस्ट से कोर की तरफ जाओगे तो आपको तापमान में क्या मिलेगी? बढ़ोतरी मिलेगी। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य देखा ना आपने, उस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य की चर्चा हम किस में करेंगे? मीटियर्स या उल्काओं के अंदर करेंगे। उल्का और उल्का पिंड क्या होता है? जैसे आपने कभी रात को देखा होगा, एक तारा टूटता हुआ क्या आता है? नीचे आता है। अब जब वो वायुमंडल से आता है तो घर्षण करता हुआ क्या करता है? जलता हुआ दिखाई देता है,
तापदीप दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, उसे मीटेरियर्स कहते हैं। ये उल्का जब क्या करता है, घर्षण करता हुआ वायुमंडल से नीचे की ओर आता है तो ये पूरा घर्षण नहीं कर पाता और एक ठोस चट्टानी पिंड शेष रह जाता है और वो कहाँ पे गिर जाता है, धरती पे गिर जाता है इस प्रकार से, तो उसे कहेंगे उल्का पिंड। तो सर ये क्या हुआ कि ये हमें कैसे जानकारी देगा? प्यारे बच्चों, ये तुम्हें कैसे जानकारी देगा? ये जब उल्का पिंड है तो इसका क्या किया जाएगा, इसका प्रयोगशाला में अन्वेषण किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, इस पर शोध किया जाएगा, क्योंकि ये जो चट्टानी पिंड है वो क्या है, पृथ्वी भी एक चट्टानी पिंड है, तो इनसे आपस में मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष निकालेंगे भाई किस प्रकार से ये खनिजों से बना हुआ था। देखो, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन जरूरी है। पीछे चलते हैं। जो कभी कभी धरती पूछता है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते। उल्के तो कहाँ से आते हैं, उल्काएं पिंड तो आसमान से आते हैं, और हम किससे अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। कोरिलेट करो बच्चों, देखो कोरिलेट करते हैं कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से नहीं आते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से क्या है, मिलती जुलती है। ये उल्काएं हैं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड होते हैं जिनसे हमारा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, द अर्थ, हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। तो हमारा ग्रह भी उनसे क्या है, मिलता जुलता है, या हमारा ग्रह भी उनसे ही बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में हम गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। आ गया भूकंप वर्ड, अभी पहले चर्चा की थी कि भूकंप किस में है, कुछ किताबों में तो आपको प्रत्येक स्रोत में मिलेगा, मगर आपकी एनसीईआरटी में भूकंप किस में दे रखा है, अप्रत्यक्ष स्रोत में दे रखा है। भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारे अक्षांश है। अक्षांश और देशांतर पढ़े थे ना आपने, ये इन अक्षांशों पे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर नहीं होता। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। यानी इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, और ध्रुवों पे क्या होगा, अधिक होगा। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है, यानी हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। इसे हम गुरुत्व विसंगति कहते हैं। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति माना जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपटल में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपटल में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देती है। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन, भूकंपीय गतिविधियां। और इन भूकंपीय गतिविधियों के बारे में हम विस्तार से अगला पार्ट बनाएंगे, जो पार्ट 3 होगा, उसमें सविस्तार से विवेचना करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। तो आप अपने मस्तिष्क को केंद्रित करके सुन लीजिए। हमने क्या देखा कि भूगर्भ की जानकारी देने वाले कौन से साधन है, उनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया। किन किन भागों में, प्रत्यक्ष साधन, अप्रत्यक्ष साधन और पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के रूप में। प्रत्यक्ष साधन में हमने खनन को देखा, गहरे खड्डा खोदा या अंदर तक हमने क्या की, माइनिंग की, चट्टानों को देखा
और क्या देखा, ज्वालामुखी को देखा। फिर चलते हैं किसके ऊपर, अप्रत्यक्ष साधनों पे। अप्रत्यक्ष में हमने क्या देखा, अप्रत्यक्ष में घनत्व की चर्चा की, दाब या दबाव की चर्चा की और तापमान की चर्चा की। इसके अलावा हमने भूकंप को भी शामिल किया, चुंबकीय सर्वेक्षण को भी शामिल किया, किसके अंदर, अप्रत्यक्ष स्रोत के कारण। और इसी में जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य थे, उल्कापिंड, उसको भी हमने शामिल किया, इनके बारे में चर्चा की। और जो हमारा एक महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधियां रह गई, भूकंप के बारे में सविस्तार से विवेचना हम अगले पार्ट में करेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट को जो भूगर्भ की जानकारी देने वाले साधन है, इनको आराम से देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। और तब हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।